देखो बच्चों, वेक्टर की एक क्लास हो चुकी है। अब हम सेकंड क्लास में चलते हैं। ठीक है, बाकी बचा हुआ सिलेबस इसमें कंप्लीट करते हैं। इससे पहली वाली क्लास में मैंने बताया था कि वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, अब उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है। ठीक, ये हो गया मेरा 4। इसको हम क्या कह सकते हैं, 4 न्यूटन। ये फोर्स लग रहा है। एक और फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है मान लेते हैं ऊपर की तरफ 3 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मुझे बताना है, ये एंगल 90 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे इस तरफ। ये हो गया हमारा आर। आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, आर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, वही हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा। क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो कोस 90 कितना होता है, 0। ये होता है 0। तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि होता है 5 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लगेगा 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमको कैसे कैलकुलेट करना है, 10 बीटा। बीटा क्या होता है, ये तो 10 बीटा होता है हमारा, जो हमने पिछली उसमें पढ़ा था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया, और ये किसके पैरेलल है, 3 यूनिट के। ठीक है, और बेस क्या है हमारा 4, तो 3 डिवाइड बाय 4। तो बीटा आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अगर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये आ जाएगा हमारा 36 डिग्री 0.86 डिग्री कह सकते हैं। ठीक, अच्छा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन, और जो दूसरा वेक्टर है वो एंगल बनाता है 60 डिग्री। अब वेक्टर के बीच में 60 डिग्री एंगल है। अब इन दोनों का हमको रिजल्टेंट बताना है कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। देखो बच्चों, एक बात तो यह है कि रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच से जाएगा। ठीक, ये हो गया रिजल्टेंट, और यह हो गया एंगल हमारा बीटा। अब हमें यही वैल्यू निकाल के बतानी है कितना है। तो फिर से हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंगल कितना है 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, और cos 60 की वैल्यू 1/2। कट, ओ ये कट 4 रहेगा एज इट इज। ठीक है बच्चों, 4 तो यहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा प्लस के 12। अब इनको सोल्व करेंगे तो 25, और ये कितना आ जाएगा 12। तो ये आ गया हमारा 37। तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है 6.08 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कितना आया हमारा 6.8 न्यूटन। अब हमारा काम है बीटा निकालना, 10 बीटा। देखो 10 बीटा का मैंने बताया था कि ये होता है हमारा, अगर इसको वेक्टर मान लूँ ए और ये हो गया मेरा वेक्टर बी, तो बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे 3 है बी की वैल्यू, और साइन 60 होता है √3/2। ए हमारा कितना है 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये होता है 1/2। अच्छा ये आ जाएगा हमारा, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 3√3, इधर हो जाएगा कितना, 8 और 3 11 डिवाइड बाय 2 कट। तो यहाँ से बीटा हमको मिला है 10 इनवर्स 3√3 डिवाइड बाय 11। ये हो गया हमारा एंगल। इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, यहाँ तक छोड़ देनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट होती है, तो हमको यहाँ तक छोड़ देना है। तो बीटा जो एंगल बनेगा वो है हमारा ये। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जीरो वेक्टर। देखो बच्चों, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, इसका क्या मतलब होता है। हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी। अब देखो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। हमने अभी ट्रायंगल प्रॉपर्टी से देखा तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि रिजल्टेंट आगे भी जा रहा है ए की वजह से और ऊपर भी जा रहा है, तो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक, अब हम क्या करते थे, नॉर्मली एरो लगता था इधर। ठीक, वो होता था इनका रिजल्टेंट। अगर उस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जितना वो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एक वेक्टर बनाए,
तो इस वेक्टर को कहते हैं हम, ये होगा इसका जीरो वेक्टर। कहने का मतलब ये जो वेक्टर है ये ए और बी के कंबाइंड इफेक्ट जो इनका रिजल्टेंट होता है उसको बिल्कुल जीरो कर देता है, उसको कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है, कैंसिल आउट रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। वेक्टर जो ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट है जिसको रिजल्टेंट कहते हैं उसको कैंसिल आउट कर देता है। पहचान क्या होती है, ये जो ट्राइंगल है ए से बी, बी से सी और सी से ए, तो एरो जो है एक साइक्लिक फॉर्म में आ गया है। रिजल्टेंट निकालना होता है तो एरो होता है इस तरफ, और हमको जीरो वेक्टर निकालना है तो इस तरफ। ठीक है, तो सी यहाँ पे एक हमारा जीरो वेक्टर हो गया है। अब देखो बच्चों, एक और चीज, एक रेशियो को याद रखना। अगर वेक्टर जीरो वेक्टर है तो वेक्टर ए इधर है, तो वेक्टर ए को डिवाइड करो पी क्यू से। ठीक है, या जो मैग्नीट्यूड है, उसी तरह बी को डिवाइड करेंगे क्यू आर, उसी तरह सी को डिवाइड करेंगे पी आर। ये रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है लेमी थ्योरम। लेमी थ्योरम क्या कहती है, मान लेते हैं हमारा एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में लगता है, इसको मान लेता हूं मैं ए वेक्टर। किसी दूसरी डायरेक्शन में लगता है हमारा बी वेक्टर, और एक तीसरी डायरेक्शन में कोई वेक्टर लगता है सी डायरेक्शन में। ठीक, सी वेक्टर। अब देखो बच्चों, ये जो वेक्टर है इस पॉइंट पे हमने तीनों वेक्टर को लगा दिया ए बी सी पे। अब ये जो ओ पॉइंट है अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मान लेते ये एंगल हो गया हमारा, देखो इसको मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, इसको मान लेते हैं गामा और इसको मान लेते हैं बीटा। जो पॉइंट ओ है इज इन, इसको लिख सकते हैं पॉइंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, जो पॉइंट ओ है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता है, जहां पे है वहीं है। ये जो तीनों वेक्टर है ये बैलेंस है। ये क्या होता है कि इस वेक्टर को स्टेबल रखे हुए हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये वेक्टर ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो मान लेते हैं इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको कौन कैंसिल कर रहा है, ए को, या इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को कौन कैंसिल कर रहा है, सी, या हाँ इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को ए कैंसिल कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के कंबाइंड इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है। खुद सोचो, इन दोनों का वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल इसी की लाइन में, और वो इसको कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है चीजें स्टेबल है, मूवमेंट नहीं कर रही है, ना कोई लीनियर मूवमेंट है ना कोई ट्रांसलेशन मूवमेंट है। ठीक, अब इसी चीज को कहते हैं लेमी थ्योरम। क्या कहता है, लेमी थ्योरम। इन्होंने कहा जो वेक्टर ए है अगर उसको डिवाइड करोगे साइन, तो उसके नीचे आएगा जो उसके सामने एंगल है साइन अल्फा। बी को डिवाइड करना है, इसके सामने कौन सा एंगल है, साइन बीटा। उसी तरह सी के नीचे सामने कौन सा एंगल, साइन गामा। इसी थ्योरम को कहते हैं लेमी थ्योरम। कहाँ पे यूज होती है, जब कोई पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम में हो। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो लेमी थ्योरम काफी ज्यादा यूज होती है। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, अगर हमको दो वेक्टर दिए हुए हैं और एंगल दिए हुए हैं तो बाकी चीजों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टेंजेंट या टेंशन वगैरह निकालो, तो उसको निकालते हैं हम इसी मेथड का यूज करके। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो बच्चों, वेक्टर एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब है, अगर हमको ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन से निकालना है, ए से गए, ठीक है, फिर बी आया तो रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी, या पहले बी ऐड किया फिर ए पे ऐड किया तो बी प्लस ए, फिर भी यही मिल रहा है। तो इसका मतलब ए प्लस बी हमारा इक्वल टू होता है बी प्लस ए। हमको सेम ही चीज हमको मिलेगी, इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव। देखो बच्चों, यहाँ पे वेक्टर ए है, बी है, सी है, और इन तीनों का रिजल्टेंट आर है। अच्छा देखो, ये जो वेक्टर है ए बी को जो कनेक्ट कर रहा है, इनका रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी, या बी और सी का रिजल्टेंट होता है बी और सी। अच्छा, अगर मैं इधर से जाना शुरू करूं, पहले ए बी और सी, अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड करूं और फिर वेक्टर सी को, तो क्या मिलेगा मुझको। देखो बच्चों, जैसे कि हमने कहा ए प्लस बी और सी रिजल्टेंट मिला, उसी तरह वेक्टर ए
अगर मैं इधर जाऊँ वेक्टर ए और इधर से ये वाला पकड़ूँ, ये क्या है बी प्लस सी, तब भी मुझको क्या मिलना चाहिए वेक्टर आर। तो ये भी वेक्टर आर के इक्वल है, ये भी, या तो ऐसे ट्रैवल करो या ए बी प्लस सी मिलेगा आपको वेक्टर आर ही। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव, मतलब अगर तीन वेक्टर को एक साथ ऐड करना है तो किन्हीं दो को पहले ऐड करो, तीसरे को बाद में ऐड करो, एक ही बात है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा वेक्टर तो आपने पहले लिया है कौन सा बाद में लिया है। अब देखो बच्चों एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एक हमारी रिवर है और ए पॉइंट पे बोट है कोई और बी पॉइंट पर जाना है, उसको पास करना है, क्रॉस करना है रिवर को। पहला कंडीशन क्या है कि हमको जो पास करनी है हमको शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता चूज करना है। अब देखो बच्चों हमको छोटा रास्ता लेना है, सबसे छोटा रास्ता इसको क्रॉस करने के लिए। रिवर की वेलोसिटी v2 है और इस डायरेक्शन में। अब हम सीधे सीधे नहीं जा सकते कि हम सीधे सीधे ऐसे जाएं, क्योंकि अगर हम ऐसा जाने की कोशिश करेंगे तो ये हमको बोट, क्योंकि इसकी एक खुद की वेलोसिटी है तो हमको इस डायरेक्शन में वो ले जाएगी, ठीक है। हम शुरू तो करेंगे इधर जाना, पर जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये बहाव के साथ हमको इसी तरफ ले जाएगी। तो हमको क्या करना है, हमको अगर बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ ही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो हमको चूज करना होगा एक एंगल पे यहाँ पे, ठीक है। अपनी वेलोसिटी लेके आनी है हमको इधर, इसको कहेंगे हम v1, किसी एक खास एंगल पे। उससे क्या होगा, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो मिलके ये बन जाएगा, ठीक। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हम क्लियर कर लेंगे या क्रॉस कर लेंगे। अच्छा अब बात करते हैं v की वैल्यू कितना होगी, ये होगी √ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, मतलब जो हमारी बोट की वेलोसिटी है उसमें से हमको उसके स्क्वायर में से रिवर की वेलोसिटी को माइनस करना है, ठीक। दूसरी बात, एंगल कितना होना चाहिए, किस एंगल पे हमको जाना है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक, क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। हमें किस एंगल पे अपनी बोट को लेके जाना है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें एक तो देखना है रिवर की वेलोसिटी कितना है और खुद की वेलोसिटी कितना है। तो रिवर की वेलोसिटी को खुद की वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे साइन थीटा लगा के, जो एंगल आएगा हमको उस एंगल पे अपनी बोट को लेके जाना है, ताकि हमारी बोट बहाव के साथ इसी डायरेक्शन में हो जाए, बिल्कुल सीधे, ठीक है, तो सीधे हो जाएगी। अच्छा टाइम कितना लगेगा इसको जाने में, तो टाइम की वैल्यू कितना होती है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये s, और किस वेलोसिटी से, इससे, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक। तो इतना टाइम लगेगा हमको जाने में। इसका एक सेकंड पार्ट भी होता है। अब देखो बच्चों इसका अगला केस क्या आता है कि हमको शॉर्टेस्ट टाइम, हमको रिवर को पास करना है, क्रॉस करना है जल्द से जल्द, टाइम कम लगना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा ही चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारी वेलोसिटी बिल्कुल हम सीधा चलेंगे v1, और बहाव के साथ, क्योंकि बहाव इस तरफ जा रहा है तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो और जो हमारी जो पोजीशन होगी, हमको बी पे पहुंचना था पर हम इससे कुछ डिस्टेंस आगे पहुंचेंगे, तो ये हो गया हमारा एक्स। अब हमको टाइम कितना लगेगा, देखो ये जो रिजल्टेंट निकला है, रिजल्टेंट कैसे निकला है, हमारी वेलोसिटी है बिल्कुल स्ट्रेट, बहाव है इस तरफ, तो दोनों का कंबाइंड जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो हमारी कंबाइंड वेलोसिटी कितना हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसको लिख सकते हो रिजल्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो बच्चों ये डिस्टेंस कितना है s और ये कितना हो गया x, तो ये जो डिस्टेंस होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कह सकते हो वो कितना आएगा, जिसको हम कहते हैं अपना, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा √s स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो टाइम कितना होगा, हमारी जो वेलोसिटी है डिवाइड बाय कितना हमने, देखो बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया था, हमें क्या निकालना है टाइम, टाइम हमारा तो डिस्प्लेसमेंट, तो √s स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हाँ हमारी वेलोसिटी कितना है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये हो गया सबसे शॉर्ट टाइम इस रिवर को क्रॉस करने का। दूसरा देखो जो tan थीटा की बात करें हम कि हम कैसे जाएंगे, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि ये इसके पैरेलल, तो v2 डिवाइड बाय हमारा बेस v1, उसके अकॉर्डिंग
एक और फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और बेस यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स डिवाइड बाय एस। ठीक है, तो वेलोसिटी का रेशियो हो चाहे ये डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हो, दोनों टेन थीटा के इक्वल आएंगे। इस पे आता है क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा हम बाद में करेंगे, पर पहले हम चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, या इसी को समझते हैं। मान लेते हैं ये रिवर जो है ये 10 मीटर इसकी वृद्ध है, ठीक, और जो इसका बहाव है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम 4 मीटर पर सेकंड, और जो हम अपनी वेलोसिटी बोट की जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड। अब आप बताओ कि ये अपनी इस पोजीशन से कितना दूर पहुंचेगा, जहां पे इसको जाना था वहां के बजाय ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा अगले पॉइंट पे, तो वो कितना आगे शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट हमको बताना है। तो शिफ्ट के लिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। v2 डिवाइड बाई v1 इक्वल टू होता है x डिवाइड बाई s। v2 कितना है हमारा 6, ये हो गया 4 इक्वल टू x डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा हमारा 5 3। तो हम 15 मीटर आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ए से जो बोट चलेगी वो बी पे नहीं पहुंचेगी, वो सी पे पहुंचेगी 15 मीटर आगे। ठीक है, तो ऐसे शिफ्ट हो जाता है। अब चलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो बच्चों, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। पहले नॉर्मल देखो, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, और इस डायरेक्शन में हमारा कोई वेक्टर बी। ठीक है, अब हम इसको नॉर्मली अभी तक क्या सॉल्व कर रहे थे कि वेक्टर ए हमने ऐसे लिखा और वेक्टर बी हो गया हमारा ऐसे, हमने इसकी टेल को मिला दिया, दोनों की टेल को। ठीक, ये हो गया वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया हमारा थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इस वेक्टर का नेगेटिव कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से, ये हमारा वेक्टर ए है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये बन जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस बी। ठीक, अब देखो बच्चों, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना है थीटा, अगर इसको हमने आगे तक एक्सटेंड किया तो ये एंगल कितना आता है 180 माइनस थीटा। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों वेक्टर के वजह से मिड कहीं से निकलेगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को लिखेंगे, अगर नॉर्मल लिखे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, और अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस थीटा, तो आर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ का साइन बदल के माइनस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ऐसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे प्लस ही आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, और दूसरी बात, जो हम डायरेक्शन निकालते थे कि ये जो एंगल होता है ये बीटा, ये कितना होता है, तो 10 बीटा हमने क्या लिया था बी साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह हमको लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा, एंगल को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना है, ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों, 10 बीटा साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये साइन थीटा ही होता है। ठीक है, ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकंड में साइन जो है पॉजिटिव है, तो इसको तो एज इट इज हम साइन थीटा लिख सकते हैं, पर यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा, दो बात और ध्यान रखना, जो वेक्टर हम ये करते हैं ये कोम्यूटेटिव नहीं होता, नॉट कोम्यूटेटिव। कहने का मतलब वेक्टर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ऐसा नहीं होता। ये कोम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता, ना ही ये एसोसिएटिव को फॉलो करता है, नॉट एसोसिएटिव। जैसे कि हमको 3 वेक्टर को माइनस करना है, अगर 2 को पहले माइनस करें, इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है,
तो ये ट्रू नहीं होता है, वैल्यू अलग अलग आती है, तो इसके लिए हमको ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पे। देखो बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक बॉल हमारी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है जो कि मैंने v मान ली है। टकराने के बाद ये सेम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो -v हो गया। अब हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो इनिशियल है v1, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, एक में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, v2, ठीक है। ये माइनस का साइन है, ठीक। तो चेंज के लिए हम क्या करते हैं, एक में से दूसरी को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई हमारी, v माइनस v2 कितना है, -v, तो क्या हो जाएगा ये 2v। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, 2v का, ठीक है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, पर वेलोसिटी 2v चेंज हो गई है, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। उसी तरह अगर मैं इसका मास मान लूँ m, तो इनिशियल मोमेंटम जो था वो था m v1, या इसको लिख सकते हैं m v। जो फाइनल मोमेंटम था वो था कितना, m -v। तो चेंज इन मोमेंटम, अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो p1 माइनस p2, तो p1 तो हमारा mv है, माइनस mv, तो ये हो जाएगा 2mv। तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, 2mv, ठीक है। इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है आगे काफी सारे टाइप के क्वेश्चन करने में। देखो बच्चों, इससे पहले में एक चीज छूट गई है, cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा आएगा, यहाँ पे cos थीटा छूट गया था, ये ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा ही आएगा, cos थीटा कहीं जाएगा नहीं, तो यहीं रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपना आगे। देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, एक पर्सन है, पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक डायरेक्शन बना लेते हैं। नॉर्मल जो डायरेक्शन होती है वो इस टाइप की होती है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। अब एक पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है अपनी v1 वेलोसिटी से, फिर अपनी डायरेक्शन बदल के ईस्ट की तरफ चलना शुरू कर देता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं कि वो ईस्ट की तरफ जाना शुरू करता है v2 वेलोसिटी से। अब हमें बताना है उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। v1 से v2 पे गया तो कितना चेंज हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए नेगेटिव वेक्टर हम चूज करते हैं। तो जो हमारा v1 है इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो -v1 हो गया। अब चेंज की बात करेंगे तो चेंज कितना होगा, v2 माइनस। अब बच्चों यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है ध्यान देना, क्या होता है कि हमको चेंज बताना है वेलोसिटी में, तो इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, और इस केस में इसको हम रिजल्टेंट ना कह के हम कहेंगे कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। तो ये जो वेक्टर है इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी, इसको लिखेंगे हम v2 माइनस v1, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम ये लिखेंगे v2 माइनस v1, ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वही हमारा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला हमने भी किया था ना। अच्छा, मान लेते हैं कि दोनों जो v1 ये भी v है, v2 है वो -v है, ठीक, दोनों समान ही वेलोसिटी है ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो फॉर्मूले में रखते हैं तो बस क्या होता है कि यहाँ पे जो 2ab वाला था उसमें नेगेटिव आ जाता है, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v मल्टीप्लाई v कोस थीटा, ऐसा हो जाता है। तो अच्छा, थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री, ठीक, और 90 डिग्री है तो ये पूरी टर्म वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2v स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा √2v। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, √2v, ठीक है। अब बात करते हैं हम tan बीटा की। tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइड बाय बेस। ये वाली वेलोसिटी कितना है, ये तो है v2, और परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, इसके, तो ये आ जाएगा हमारा v1 डिवाइड बाय v2, या v डिवाइड बाय v मतलब कि 1, तो बीटा आ गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी हमने सेम ली है, तो हमारा ये आ जाएगा 45 डिग्री,
ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों रिलेटिव की। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो बी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा जो है वो ए वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के एंगल कितना है? थीटा, दोनों के बीच का एंगल। अब हमें क्या बताना है? हमें लिखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, हमको ये निकालना है। मतलब ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो जब भी हम जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं उसको जीरो करना होता है, ठीक है, तो उसको जीरो मानना होता है। तो हम इसको जीरो कैसे बनाएंगे? इसको नेगेटिव वेक्टर बना के, ठीक है, ये हो गया माइनस के बी, ठीक है। अब ऐसा करने से क्यों होगा? देखो बी वेलोसिटी इस तरफ जा रही थी, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसको जीरो करना होता है। किस तरफ? मतलब एक्चुअल जीरो नहीं, बस कैलकुलेशन के लिए जीरो। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसी वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक। अब ये दो वेलोसिटी हो गई, इन दोनों के बीच में से एक रिजल्टेंट निकलेगा इधर, इसको हम क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी बी के रेस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी है, वो कितना तेज मूव कर रहा है बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसी को हमको करना है। अच्छा, ये एंगल थीटा था, तो अब अगर हम इन दोनों की बात करें, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हमारा वही फॉर्मूला है वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा, ठीक है। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक। उसी तरह का हमको टेन बीटा निकालना है। टेन बीटा क्या होता है? बी साइन थीटा डिवाइड बाय वी ए माइनस वी बी कोस थीटा। देखो ऊपर जो होता है, ये ध्यान रखना कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, और कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा करेंगे, साइन थीटा ही आ जाएगा, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले हमने ट्राइंगल लॉ में पहले ही पढ़े थे, वही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे करते हैं एक एग्जांपल। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, कि एक इंसान बारिश में जा रहा है, तो उसको बारिश जो आती हुई दिखाई देगी वो किस वेलोसिटी से दिखाई देगी और किस एंगल पे दिखाई देगी, ठीक है। तो मान लेते हैं आदमी जो है थोड़ा तेज चल रहा है, ठीक है। अगर आदमी बहुत स्लो चलेगा तो इतना पता नहीं चलेगा, तो थोड़ा मूव कर रहा है, हो सकता है कि वो किसी गाड़ी में या किसी बाइक वगैरह पे मूव कर रहा हो। देखो बच्चों, रेन जो होती है वो तो हमेशा नीचे की तरफ है। अभी मान के चलते हैं रेन जो है वो नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रेन। वो पर्सन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वी एम। अब हमें क्या करना है? किसके रेस्पेक्ट में बताना है हमको? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब मैन को हमको जीरो करना पड़ेगा उसकी वेलोसिटी को, तो हमको क्या करना होगा? इधर की तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस वी एम। इन दोनों के बीच में से जो रिजल्टेंट निकलेगा वही हमको क्या बताएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, जो हमने अभी किया था। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मान लेते हैं थीटा, ठीक। इसको अब की बार हमने थीटा ही मान लिया है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? पूरा 90 डिग्री। तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि स्क्वायर में प्लस ही आता है, प्लस 2 वी आर वी एम कोस 90। कोस 90 होता है 0, तो ये पूरी टर्म कैंसिल, तो वी आर एम आ जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। मतलब जो उस पर्सन को जो रेन आती हुई दिखाई देगी वो इस वेलोसिटी से दिखाई देगी, ठीक है। रेन की वेलोसिटी तो है ही, साथ में उसकी खुद की वेलोसिटी। आपने देखा होगा जब कोई इंसान बाइक पे जाता है तो उसको जो रेन आती हुई दिखाई देती है वो थोड़ी तेज दिखाई देती है, और वो भी किसी एंगल पे, क्योंकि वो खुद मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये खुद मूव कर रहा है तो रेन उसको कैसे आती दिखाई देगी? ऐसे, ठीक है, ऐसे आती हुई उसको रेन दिखाई देगी, उसके चेहरे पे आगे से पड़ेगी। किस एंगल पे आती हुई दिखाई देगी? ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अगर मान लो उसको छाता भी रखना है तो किस एंगल पे रखेगा? तो रेन आती हुई दिखाई देगी इस एंगल पे, तो इसी एंगल पे उसको क्या करना है? अपना छाता रखना है, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए। ये दोनों एंगल सेम होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो थीटा कैसे निकालेंगे हम? थीटा निकालने का हमारा वही फॉर्मूला
टेन थीटा, इस ट्राइंगल में आओ। परपेंडिकुलर मतलब कि वीएम, बेस क्या है हमारा, ये वाली वेलोसिटी कितनी है, वी आर। ठीक, तो इस एंगल पे वो क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को रेन की वेलोसिटी से डिवाइड करेगा, तो जो एंगल निकल के आएगा उस एंगल पे ही उसको अपना छाता रखना पड़ेगा ताकि वो उससे प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये थी रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। बहुत ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब चलते हैं आगे। देखो बच्चों, इसमें करेंगे हम रेक्टेंगल कंपोनेंट। एक वेक्टर के रेक्टेंगल कंपोनेंट निकालेंगे या उसको स्प्लिट करके लिखेंगे। मान लेते वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, अब हमको इसको स्प्लिट करके लिखना है साइन और कोस की फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है वो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। ठीक है, इसको हम क्या मान लें, ओ, और उसको पी और उसको क्यू मान लें। ठीक है, अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, इसको आर मान लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, आर पी, और बेस कितना, आप हाइपोटेनस कितना है, आर ए। तो आर पी को क्या लिखा जा सकता है, ए साइन थीटा। तो मतलब ये जो वेक्टर है इसको लिखा जा सकता है आर ए साइन थीटा। ठीक है, तो ए साइन थीटा। उसी तरह अगर मैं कोस थीटा की बात करूं, कोस थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो ओपी को क्या लिखा जा सकता है, ए कोस थीटा। मतलब इस वेक्टर को लिखा जा सकता है ए कोस थीटा। तो यहाँ पे समझो, अगर एक वेक्टर को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है दो पॉइंट पे, तो जो एंगल के साथ लगा होता है, जो साइड एंगल के साथ ज्वाइन है, उसको, जो वेक्टर यहाँ पे है उसका कोस थीटा होता है, और एंगल के सामने वाली साइड को साइन थीटा में लिखते हैं। ठीक है, इस एंगल का साइन थीटा। तो ए का ए साइन थीटा, ये कंपोनेंट आएगा सामने, और ए कोस थीटा आएगा जिसके साथ ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमेशा। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको साइन थीटा माने या कोस थीटा, तो हमेशा कोस थीटा होता है। जो एंगल के साथ लगी हुई साइड होती है वो कोस थीटा होती है, और जो सामने वाली होती है वो साइन थीटा। ठीक, ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो बस वो सीधा ही है, इसको क्या लिखते हैं, ए कोस स्क्वायर थीटा, मतलब पूरा ही कोस स्क्वायर करना पड़ेगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमको करके निकालना है। ठीक है, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। और अगर हमको टेन थीटा निकालना हो तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मतलब इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये तो वाई कंपोनेंट हो गया ना, और ये इसको ए एक्स पढ़ लेते हैं बस। ठीक है, अब आते हैं अपना इंपोर्टेंट अगले